हाँ ब्रजेंद्र जी। जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? बस खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि बहुत लोगों ने आपकी एक्टिंग की तारीफ की और आपके एक्टिंग के कायल हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी एक्टिंग देखता हूँ मैं। एक अलग तरह की एक्टिंग होती हाँ है। हाँ। उत्तराखंड में आप लगते पैदा रहे। हुए, वहां से आप मेरठ में आपकी हाँ, पलाई बढ़ाई हुई और आप दिल्ली मेरठ आए। नहीं, मथुरा मथुरा। मथुरा में, सॉरी, हाँ। मथुरा मथुरा। मथुरा। तो हम्म, आपने आपकी जो पैदाइश हुई वो उत्तराखंड में हुई, और जो पलाई बढ़ाई हुई वो मथुरा में हुई। उसके बाद से आप दिल्ली आ गए। तो ये जो वहां से निकलने का जो सफर है, ये कैसे कैसा रहा और कैसे किया हम्म। आपने? देखो क्या है कि अम, भाई, पैदाइश मेरी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। और जब मैं छोटा था मुझे तो इस बात का आइडिया भी नहीं कि हम मथुरा कब आए। और पापा की जॉब थी वेटनरी कॉलेज मथुरा में। अच्छा, पशु तो हमने अपने चिकित्सालय। आप को, हाँ, पशु चिकित्सालय, तो हमने अपने आप को सीधा सीधा मथुरा में पाया। और वहाँ पढ़ाई लिखाई बचपन से, और थिएटर की एक्टिविटीज सारी वहीं। फिर क्या बोलते हैं, पापा का नाराज होना, पूरे परिवार का गुस्सा पापा होना आपको कि डॉक्टर औलाद बर्बाद। बनाना चाहते थे? पापा चाहते थे कि मैं कैसे भी करके, क्योंकि मैंने साइंस की थी, मैंने बीएससी किया था ग्रेजुएशन। और उनकी इच्छा थी कि मैं उसी के दौरान वेटनरी कॉलेज के लिए भरूं और उसमें सिलेक्शन हो जाए, तो कैसे भी मतलब करके मैं डंगर डॉक्टर तो बन ही जाऊं। तो ये उनका ख्वाब था। वहाँ हर मोस्टली जितने भी उनके कलीग्स थे जो वहाँ पर थे, तो हर एक की इच्छा ये हुई कि भाई कुछ नहीं हो, बच्चा अपना पढ़ लिख जाए और सीधा यहाँ उसका एडमिशन हो जाए, मतलब यहाँ आ जाए वो कैसे भी करके। तो ये हो ना सका, और मेरा इंटरेस्ट अचानक आ, पहले रेडियो स्टेशन, रेडियो आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, वहाँ मैं बाल गोपाल प्रोग्राम में गया। उसके बाद युवा वाणी, यूथ में हवा महल के जो प्रोग्राम्स होते थे नाटकों में, उसमें भाग लेता रहा। तो वहीं पे डॉक्टर अचरा नागर, जिनको मैं अपनी माँ, धर्म माँ बोलता हूँ, वो वहाँ कार्यरत थी, और वो ड्रामा सेक्शन देखती थी, और साथ ही साथ मथुरा में जो थिएटर ग्रुप था स्वास्तिक रंगमंच, उसकी वो एक्टिव सदस्य थी। तो जिस तरह से मैं रेडियो में परफॉर्म करता था, वो तो एक विमल दीदी थी, अब वो नहीं रही, विमल अरोड़ा जी। तो बाल गोपाल प्रोग्राम में यूथ का जो प्रोग्राम करता था उस पर भी जो नाटक वाटक करता था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू अचला का पल्लू थाम ले, तेरा भला हो जाएगा। और मेरे को भी मतलब मथुरा में जो मैं रामलीला देखने जाता था, मथुरा में रासलीला देखने आता था, तो मैं बहुत जबरदस्त फैन था मैं उन सारे आर्टिस्टों का। जो जब रामलीला होती थी, रामलीला रात को रामलीला होती थी, मैं सुबह उनको देखने जाता था कि ये लोग कौन है, कैसे, मतलब इनकी कैसे मतलब, दिखते हैं अलग दुनिया में? हाँ, कैसे दिव्य रात को इतनी वेशभूषा बना के आते हैं। और मैं छोटा था उस समय, सब लोग बोलते हैं कि ये कलाकार हैं। तो मैंने कि ये कलाकार हैं, अभी इन्होंने राम का रूप लिया है, सीता का रूप लिया है, लक्ष्मण का रूप लिया है, रावण का रूप लिया है। और वो मैं देखने आता था, तो बहुत ही कॉमिक सिचुएशन है एक। जब मैं वहां गया, मैं देख रहा हूँ कि राम हैंडपंप चला रहे हैं और नीचे बैठ के रावण नहा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। और हाँ, और वो दिल में लगता थी कि यार एकदम की एक चीज हो क्या रहा है, और जब शाम को हम राम देखते हैं तो हैंडपंप एकदम चला सब रहे हैं, सारे गेटअप में, एकदम रामायण का पूरा और सब सेट। गेटअप में होते हैं उसमें। हाँ। हाँ, ठीक है पापा भाई, इन तेरे को दिनों जो करना है लगातार वो कर। नाराज थे या खत्म हो गई थी नाराजगी? ना ना, क्या मतलब पापा जी का ये रहता था कि ये हो क्या रहा है, ये है क्या। हाँ, ये मतलब मतलब एक हमारे चीज खानदान में होती तो कभी है किसी कि ने सोचा ही नहीं था। माँ बाप का एक सपना होता है कि लड़का कोई नौकरी कर ले और सेटल हो जाए। वो कोई ज्यादा नौकरी, बेटर है। सरकारी नौकरी कर, पहले हाँ सर, पहले क्या होता था, सरकारी नौकरी का होता था, चाहे वो क्लर्क बन जाए, कुछ भी बन जाए, सेटल उसको हो जाए एक किसी तरह। एक पेंशन वाली कोई नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। और फिर दिल्ली में आके आपने भी फिर नाटक किया, ड्रामा किया। हाँ, दिल्ली में ग्रुप था, साक्षी एनएसजी के ग्रुप लिए था। ट्राई किया था आपने? तो मैंने एनएसजी के लिए ट्राई, मैंने एनएसजी रैपिडली के लिए ट्राई किया था। अच्छा। लेकिन उस समय क्या कि फोन वगैरह था नहीं, टेलीग्राम आता था, एक लोकल घर का एड्रेस था वहां पर,
तो वो भी मतलब संदीपन जी के बुआ जी का घर था वहाँ मंडी हाउस में। तो मेरा जो कॉल वहां गया, वहां से मेरे को टेलीग्राम किया गया मथुरा। फिर मैं मथुरा में जब तक पहुंचूं तब वो सारा टाइम निकल गया, वो सारा टाइम निकल गया, सारे सिलेक्शन सब हो चुका, बड़ा दुखी हुआ था उस समय। फिर मैंने इसके लिए भी ट्राई किया, श्री राम रेपेटरी के लिए, और वो भी मतलब ऐसी आया गया हो गया, सब लोगों का हो गया रेपेटरी में सिलेक्शन। फिर मैंने एक, जैसे कहते हैं कि साउथ की पिक्चर होती है, श्री राम सेंटर से नीचे उतर तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बारिश हो रही है और उस तरफ देखते हुए कि अब मैं सिर्फ बॉम्बे जाऊंगा। पहली बार मैं बॉम्बे आया, पहली बार मैंने समुद्र देखा, है ना। और फिर तुम यूं समझ रहे हो कि जब मैं अकेला आया तो करीब 2 दिन, मतलब ऐसा हुआ कि शायद 2 दिन मैंने किसी से बात नहीं की, कि मैं किसी को नहीं जानता था। मुंह खोलूं तो बस पे भी बैठा हुआ हूं तो वो आया, कहाँ जाना भाई, तो बोल नहीं पा रहा हूं, मुझसे आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि आदत नहीं रही बात करने की ना, ऐसा वाला हो गया। समुद्र किनारे जाके गला फाड़ के चिल्लाया मैं कि मतलब ये क्या है जिंदगी ना। तो वो हालात एक इस तरह के, पर ईश्वर की कृपा से इस तरह का हालात ज्यादा रहे नहीं। पर हाँ, ये एक जर्नी होती है हर किसी की, मतलब ना आहिस्ता आहिस्ता आप जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो मतलब वो था, उसने बॉम्बे का मुझे सीढ़ी दी। अच्छा, एक चीज आपसे दिल्ली के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं, कि जब आप दिल्ली में थे, थिएटर कर रहे थे, उस वक्त खर्चा घर से आता था या फिर आपका उसी थिएटर वाले से काम चल जाता था फ्रीलांस पैसे से? हाँ, उसमें क्या होता था ना कि एक कुछ ना कुछ हम साइड में कुछ करते रहते थे। एक, क्योंकि मैंने अक्सर जिन लोगों से बात की है, उन लोगों ने ये कहा है कि थिएटर में उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर सकें। जी, एक्चुअली क्या है ना कि कमर्शियल, तुम्हें बताऊं मैं कि कमर्शियल थिएटर किसको कहते हैं उसका अंदाजा नहीं था। अब हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो जो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की टिकट लगाई उस वक्त, है ना, उसके बाद एक सोनियर छापा, उसमें हम ऐड लेते थे, फिर उसके बाद कलेक्शन हुआ, फिर हर किसी को, अपने आर्टिस्टों को जो भी बनता था 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 150 रुपए वो मेहनताना देते थे एक दूसरे को। तो ये तो रहा, लेकिन इसके अलावा जैसे मैं अगर दिल्ली में काम करने के लिए गया तो मैं बताया कि साइड में कुछ तो क्या था, मैंने एक जीरोक्स मशीन होती थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, अच्छा, है ना, तो जीरोक्स फोटो स्टेट, उसकी दुकान आपने, मशीन में काम नहीं, दुकान नहीं, उसमें स्लाइड होती थी। तो मेरा एक दोस्त है राकेश गुप्ता, उसका भाई अनिल, उस फरीदाबाद में एक उषा की कंपनी में काम करता था। अच्छा, तो वो वहां से स्लाइड कम दाम में लेके आते थे और हम दोनों जो है आपस में इधर उधर उसको सेल करते थे। तो जैसे वो मैक्सिमम, जैसे हम उसको 150 रुपए में से लेकर के 200 रुपए तक बेचे थे, तो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा, तो अगर हमने 2-3 स्लाइड भी बेच ली तो मेरा महीने का खर्चा निकल जाता था उससे। फिर जो बड़े वाले संदीपन थे वो मथुरा में थे, तो संदीपन यहाँ थिएटर करता था मथुरा में, तो कोई भी प्ले करता था वो मेरे बिना नहीं करता था। फिर उसका फोन आता था, फिर मैं बातचीत करता था, फिर मैं फिर वापस चला गया। तो ये अप डाउन काफी समय तक चलता रहा, क्योंकि थिएटर का जो नशा होता है वो आपको इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। ये तो है। हाँ, फिर मैं जब आया भी बाद में अलग से, जैसे कहते हैं कि वो बीच में बड़ी अनसक्सेसफुल सा जर्नी रही कि आना जाना लगा रहा, नहीं हो पाया। तो फिर मेरे एक मित्र हैं आशुतोष गर्ग, उसके बड़े भाई साहब ज्ञान प्रकाश, तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि काला बाबू एक बात सुन लो, तुम 1 जून को टिकट कराओ, 2 जून को पहुंचो, तो कम से कम तुम्हें 2 जून की रोटी तो मिलेगी। वाह। मैंने 1 जून की टिकट करा ली, फ्रंटियर मेल किया, डीलक्स से, ये मुझे याद नहीं, दोनों में से किसी एक। बीच में मुझे बहुत मौका मिला, संदीपन सिद्धार्थ चल बम्बई चलते, मैंने नहीं, अरे माँ याद कर रही, माँ भी बोल रही तू क्या कर रहा है यहाँ पर, मैंने कि मैं आऊंगा ना, मैंने टिकट करा रखी है। अरे किस चक्कर में पड़ा हुआ है तू, चल ना। और नहीं आया, सीधे मैं आया, 1 जून को चला,
2 जून को पहुंचा, बस मुंबई। तब से जो ईश्वर की कृपा है। हाँ, तो फिर मैं बॉम्बे से मुंबई हुई, वो पर किस्मत है हमारी। अच्छा सर, बॉलीवुड में घुसने के लिए उस गढ़ में लोगों से आपने कैसे पहचान बनाई? पहचान बनाई या फिर बनती चली गई अपने आप, मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद से? मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है कि शुरू शुरू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेलीविजन भी है, सिनेमा भी है, एड भी है, और अब वेब सीरीज भी है। हमारे टाइम में टीवी ने कदम रखा था, टीवी ढंग से आना शुरू हुआ था। उसके बाद फिर मैं लगा कैसे 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 राइटिंग करता था। तो काम कैसे मिलता है आपको, वो आपको प्रयास करना पड़ता है। मेरे को जहां मिला वो मैंने किया। पहले संबंध बनाने पड़ते हैं, डायरेक्टर सबसे अपनी गुडविल बनानी पड़ती है। मैं लिखने लगा था, लिखते लिखते फिर मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये एक्टर बहुत अच्छा है, इससे एक्टिंग भी करा लो। ऐसे होते होते रहा, फिर मैंने धीरे धीरे राइटिंग छोड़ दी, है ना, क्योंकि मेरी एक्टिंग नहीं हो पा रही थी। जो 2003 में हासिल आई थी, जहां से आपके एक्टिंग का सिलसिला, मतलब फिल्मों में एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। हाँ, एक कायदे से। वो कैसे मिली थी? कुछ एक किस्सा है उसका, या फिर वो भाई भी? वो किस्सा ये है कि देवांशु बहुत अच्छे डायरेक्टर बन चुके थे टीवी के लिए। उनकी इच्छा थी कि सिनेमा करें। रोज उठना बैठना होता था हम लोगों का। तो स्टोरी प्लान करते थे कि कोई कहानी सुझाओ। मैं लिखता भी था, वो भी लिखता था। तो ऐसे शाम को जो गपशप के साथ साथ ये कहानी तैयार हुई, हासिल की। बहुत बहुत उम्दा कहानी थी वो। जी। टिशु बिलोंग करता है इलाहाबाद को, मैं बिलोंग करता हूँ मथुरा को। मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। हम लोगों ने वो कल्चर देखा है, वो दादागिरी देखी है, बिल्कुल। कॉलेज पॉलिटिक्स देखी है। तो सारे किस्से वो ताने बाने बुन के तैयारी की गई और फिर उसको स्क्रिप्ट में तब्दील किया गया। तो वो टिशु ने बनाई। कभी सर एक चीज को लेके कभी दुख होता है कि आप बहुत लेट लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया? हाँ, मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे आपको काम मिलता है, लोग काम देख के आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल। जब मैं बिल्कुल युवा था, उस वक्त वो बात उतनी बन नहीं पाई, और फिर धीरे धीरे युवा होते होते जो मैं स्ट्रगल मेरी जारी रही जिस तरीके से, तो फिर उम्र बढ़ती गई। बस ये एक डेफिनेटली एक ये रहता है कि काश ये थोड़ा सा जल्दी हो गया होता है तो मैं अपने युवापन में थोड़ा सा और बढ़िया काम कर पाता। 12 जून को रिलीज हो रही है गुलाबो सिताबो। पूरी शूटिंग, उसका जो ट्रेलर मैंने देखा, पूरी शूटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लखनऊ में ही शूट हुआ है। हाँ, तो मतलब मैं आपके उसमें नहीं जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं? कैसा है, क्या है? गुलाबो सिताबो का तो मैं सिर्फ तुम्हें वो पल बताऊंगा जो मेरे अमित जी के साथ, मतलब मैं पहले भी काम कर चुका हूं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फिल्म का जो पहले दिन का मेरा शॉट हुआ, उसमें जब 4-5 टेक में सीन ओके हो गया, जैसे जैसे सुजीत ने कहा उसी के हिसाब से हम करते गए। फाइनली ये कि भाई मोबिन, अब अगला शॉट लगाते हैं, अगला सीन लगाते हैं। तो बच्चन साहब की हवाले, अरे भाई सुनो जरा 1 मिनट सर, मेरे को बोलते हैं आपका तो एक अंदाज है परफॉर्म करने का, एक अदा है, तो अगर ये सीन एक बार जरा उस तरीके से कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं मुंह देख रहा हूँ उनका, मैं कि जी हाँ, और सुजीत ने कहा हाँ ओके ओके यस वन मोर। और मतलब मैं 7वें आसमान पे, मैंने कहा कि बस इन्होंने, मतलब बच्चन साहब एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, क्या है, सब कुछ कम है उनके लिए ना, जो भी हम बोले। वो ये जानते हैं कि हाँ मेरी एक अदा है, मेरा एक पन है, मेरा एक तौर तरीका है। अब मैं उसको याद कर रहा हूँ कि मेरा वो पन कौन सा है।
वो तौर तरीका कौन सा है? आपका जो बोलने का तरीका है ना, बस वही एक मेरा सबसे अलग मेरा करता बोल मैं वही तो, मेरा जो बोलने का तरीका है वो क्लियर नहीं है, मतलब अनक्लियर है। लोगों है। को हाँ मेरे लेकिन वो, संवाद कम समझ में आते हैं। हाँ लेकिन लगता है कि समझ वो में वैसे आया था, हाँ, लेकिन ये तो मैं खुद समझने लगा कि मेरे को बोलना तो कैसे बोलना है। सोचता रहा मैं, लगाया उन्होंने, और उसके बाद फिर मैंने वही थोड़ा सा अपने आप डाल दिया।